नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आरजेडी पे बरसे पीएम मोदी, कहा लालटेन से सिर्फ एक ही परिवार हुआ रोशन। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने पहली बार कांग्रेस को नहीं दिया वोट। ईसी और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों से बोले चुनाव आयुक्त, कहा किसी दिन हम भी देंगे जवाब। अमित शाह के बयान पर पटना में बोले ओवैसी, का 400 सीट दीजिए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी ने रैली में लगाया आरोप, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू धर्म भारत के असल हिंदुत्व से अलग। वोटिंग के दौरान सपा प्रत्याशियों को किया गया नजरबंद। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में वोटिंग के दौरान गिनाई खामियां, बोली पीठासीन अधिकारी को नहीं है ट्रेनिंग। बलिया में बोली योगी आदित्यनाथ, कहा इस बार भी हारेगा गठबंधन, तीसरी बार मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में मतदान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालटेन से सिर्फ एक ही परिवार को रोशनी मिली है। विपक्ष म्यूजिकल चेयर खेलना चाहता है। 4 जून को नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, ऐसे में आप लोग लड्डू तैयार रखिएगा। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 संसदीय सीट पर मतदान जारी है। इस बीच आम चुनाव कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार के लिए बेहद ही खास है। दरअसल ये पहली बार है जब आम चुनाव में गांधी परिवार ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लिए मतदान नहीं किया होगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के मतदान केंद्र गए और नई दिल्ली में लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये दिल्ली में पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसमें आप और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। खुश हूं कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए कि अपने वोट करें, और जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति की ओर के तरफ जाएंगे। देश चुनेगी, गठबंधन चुनेगा और मुझे लग रहा है तो गठबंधन चुनेगा और मैं मुझे पता है कि राहुल देश के लिए, देश के हित में करेंगे काम और जो राजीव जी का सपना था वो पूरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। अब 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है। राहुल बाबा 40 से भी नीचे सिमट रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है। आज छठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310 और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि वो किसी दिन खुलासा करेंगे कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वालों को कल जवाब दिया है, लेकिन हम भी किसी दिन इसका जवाब देंगे। फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक
संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर। क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। पश्चिम बंगाल की घाटल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हिरण चटर्जी को पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर के घाटल में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने रोक दिया। इसके बाद वहां बवाल मच गया है। लाठी डंडों के साथ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट है? यहाँ पे भी आप आए हैं, क्या हुआ? जगह जगह में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। कल रात को पुलिस हमारा बहुत सारे पोलिंग एजेंट को घर से उठा लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता को उठा लिया है और आज कोर्ट में भी चालान कर दिया है। तो बहुत सारा जगह में हमारा पोलिंग एजेंट था नहीं, सुबह में दूसरा बैठाया गया। आज इधर आया है केशियारी में, पोलिंग एजेंट को उधर से भगाकर उठाकर लेकर चला गया था। हम लोग खबर सुन के पुलिस उधर, बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे हैं। हैदराबाद से सांसद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज पटना पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी आज काराकाट में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पटना में भी उनका चुनावी कार्यक्रम है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सवालों के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश की जनता तय करेगी, लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बने। इस दौरान ओवैसी ने अमित शाह के एक बयान का भी जवाब दिया है। इस सवाल पर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कहा कि बीजेपी को 400 सीटों से जिताएं, वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो तो सबका ही आरक्षण बंद कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये सब उनके इरादे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते शुक्रवार को आरा पहुंचे थे। यहां आरके सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए वो आए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से ये कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, ये मुस्लिम आरक्षण रद्द करके हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीते शुक्रवार को एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने MY समीकरण को लेकर सवाल उठाए थे। कहा था कि आज कोई MY समीकरण की बात नहीं करता, कभी लालू यादव किया करते थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। अब तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है और बात अगर नीतीश कुमार की है तो नीतीश कुमार कब क्या बोल दें किसी को पता नहीं। यह भी कहा था कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी सभा में आने से प्रभाव जरूर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने वोटिंग के बीच बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है, इसी वजह से वो धरने पर बैठ गई हैं। ईवीएम में खराबी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने में बिठाया जा रहा है। जुल्म का बदला, जेल का बदला, महबूबा जी कदम बढ़ाओ, महबूबा जी कदम बढ़ाओ। हम क्या करेंगे? आप बताओ क्या करें? न डरने वाला, न झुकने वाला, न झुकने वाला, न बिकने वाला, न डरने वाला। अंता बुखारी की गुंडागर्दी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू धर्म भारत के असल हिंदुत्व से अलग है। दक्षिण 24 परगना जिले के कैलिंग में एक रैली में बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 2010 के बाद से राज्य में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। बनर्जी ने कहा, उन्हें आशंका है कि मोदी एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू करने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी लोगों का आरक्षण छीनने की साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों उपवास रखती हैं और मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के त्योहारों में भी शामिल होती हैं।
इससे पहले बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार 2010 के बाद राज्य में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गर्मी की छुट्टियों के बाद संबंधित आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगी। उन्होंने कहा, हम ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने संबंधी आदेश को नहीं मानते। हम ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शीर्ष अदालत में अपील करेंगे। ममता ने कहा, अगर मोदी सत्ता में वापस आते हैं तो कोई और चुनाव नहीं होगा और एक पार्टी, एक समुदाय, एक प्रणाली का शासन होगा और कोई लोकतंत्र नहीं होगा। बनर्जी ने चुनावी रैली में अपने संबोधन में मतदाताओं को आग्रह किया कि वे टीएमसी को छोड़कर भाजपा या किसी अन्य पार्टी को एक भी वोट न दें ताकि विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बना सके। उन्होंने भाजपा पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के अधिकारों को कमजोर करने के लिए यूसीसी लागू करने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया। देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज कहा है कि हाईकोर्ट के किसी भी फैसले को अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है और अगर ऐसा हो सकता है तो ये कहना ममता बनर्जी का संवैधानिक अधिकार है कि मुझे नहीं लगता है कि ये फैसला सही है और इसलिए वो अपील कर सकती हैं। नहीं, वो हायर जुडिशरी की बात नहीं है। देखिए, कोई भी डिसीजन उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का अगर आता है तो उसकी फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है ना। तो अगर अपील हो सकती है तो निश्चित रूप से ममता जी कह सकती हैं कि हम नहीं समझते कि ये फैसला सही है। वो तो उनका संवैधानिक हक है, तो वो अपील करेंगी। लेकिन एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, जब केजरीवाल को राहत मिली कि आप प्रचार कर सकते हो तो मोदी जी ने क्या कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी। तो एक तरफ तो मोदी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरी तरफ ममता जी कह रही हैं कि ये मुझे स्वीकार नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। दोनों का तुलना कर लो कि कौन न्यायाधीशों को इज्जत देता है। ये तो साफ जाहिर है। इन्होंने इलेक्टरल बॉन्ड में भी ऐसा ही कहा, क्रिटिसाइज इन्होंने किया। कर सकते हैं, मैं नहीं कहता नहीं करें, लेकिन फिर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लोग क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। कई स्थानों पर ईवीएम काम नहीं कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन काम करेगा। जबरदस्त उत्साह है। मतदान के पहले घंटे में ही मुझे लगता है कि भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ईसीआई जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। भाजपा वाले भी क्लेम करते हैं कि 400 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर, कांग्रेस की 400 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी। गुरुग्राम सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी। इस बीच शहर के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया। परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। मौत की वजह हृदय गति रुकना बताया जा रहा है। अभी मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि हमारे साथी विधायक राकेश दौलताबाद जी की हार्ट अटैक हुई, हॉस्पिटल लेके गए और उनकी डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद समाचार है और बहुत ही दुखी का माहौल ऐसे है कि आज लोकतंत्र का पर्व, मतदान का समय चल रहा था और ऐसे में ये बहुत बड़ी घटना हुई है। इससे हमें बहुत ज्यादा दुख है। उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। आप लोग भी साथ विधानसभा में रहे, किस तरह का उनका नेचर था? देखिए, बहुत ही एक्टिव विधायक रहे। इंडिपेंडेंट विधायक होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के अलावा जो जनमानस के मुद्दे थे और खासतौर से एजुकेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड हमने देखा, हमेशा उन्होंने अपनी आवाज को बुलंदियों के साथ उठाने का विधानसभा में काम किया है। ये बहुत बड़ा हम समझते हैं हमारे साथी विधायक थे और उनका इस तरह से जाना, कोई उम्र नहीं थी उनकी, इस तरह से जाना एक हम लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक और पारिवारिक तौर पर भी बहुत बड़ा एक नुकसान है। यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत छठे चरण की वोटिंग जारी। इस बीच
वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं वोटिंग के दौरान सपा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा को नजरबंद करने का दावा किया है। चुनाव आयोग को टैग करते हुए आगे लिखा, बताएं कि ये किस नियम के तहत पुलिस कर रही है और क्या यही आपकी निष्पक्षता है? अरे शर्म कर लो चुनाव आयोग, शर्म। बेशर्मी से कब तक भाजपा की बीन पर नाचोगे? सपा के मीडिया सेल ने पहले ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, सूचना है कि अंबेडकर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर योगी सरकार के इशारे पर पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर प्रत्याशी को नजरबंद किया है और मतदान करने से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को रोका जा रहा है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो लवकुश वर्मा के घर का है। शुक्रवार को लवकुश वर्मा के पास से पुलिस को 1 लाख रुपए मिले थे, जिस पर पूछताछ करने के लिए पुलिस लवकुश के घर पहुंची थी, लेकिन 1 लाख रुपए उनके पास थे, वो कहीं किसी को बांट नहीं रहे थे। इस कारण ये आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आया। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के तहत आज यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान के दौरान कई लोकसभा सीटों पर ईवीएम में दिक्कत और अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। सुल्तानपुर संसदीय सीट पर भी ऐसी ही कई शिकायतें मिली हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद और इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा है कि ईवीएम में 2-3 जगहों पर छोटी छोटी दिक्कतें आई हैं। कुछ मतदान अधिकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं और यहाँ तक कि हमारे कुछ एजेंट भी प्रक्रिया को लेकर अनजान हैं, इसलिए ये हिट एंड मिस प्रोसेस है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 जगह ईवीएम्स के इशू है, 2-3 जगह में पीठासीन अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, खुद कुछ हमारे एजेंट्स को नहीं मालूम है। सो इट्स अ हिट एंड मिस प्रोसेस। मैम वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कितना % वोट रहेगा या क्या आप अपील कर रही हैं? क्या मालूम, आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दें अच्छे से, क्योंकि अभी सब लोग वोट दें तो अच्छा हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर एक बार फिर से जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, एसपी और इंडिया गठबंधन के सभी दल हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है कि मिलकर लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। 4 जून को इनकी दोस्ती फिर से खंड खंड हो जाएगी। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये गठबंधन कहता है मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलकर वंचित समुदायों के अधिकार छीनना चाहती है और इस बात पर बल दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। झारखंड के देवघर में गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना चाहती है और आदिवासियों, दलितों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छीनना चाहती है। वे आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं। हम भाजपा को बता दें कि जब तक इंडिया के नेता हैं, हम किसी को भी अपना संविधान बदलने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा, भाजपा नफरत की राजनीति करती है। उसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब नफरत नहीं बल्कि रोजगार चलेगा। इंडिया उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें बदले में नौकरियां मिले। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिहार और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 10 वर्षों में झारखंड के लिए क्या किया है और अगले 5 वर्षों में क्या करेंगे, इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। गोंडा लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। बिहार के कारागढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। मोदी ने कहा है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूट कर नौकरियों को बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लें, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
साथियों, मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था, जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।